नमस्कार, आप देख रहे देवभूमि समाचार। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में बने 5वें सैन्य धाम का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर देहरादून में होगा भव्य समारोह। शहीद सैनिक और उनके परिवारों को समर्पित रहेगा सैन्य धाम। 5 नवंबर को होने वाले प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में होगा राज्य की 25 साल की यात्रा पर मंथन। कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा धरातल पर भी उतारे जाए प्रवासियों के सुझाव। पीएम ग्रामीण सड़क योजना से बाहर हुए उत्तराखंड के 6000 गांव। केंद्रीय मानकों के चलते नहीं मिला योजना का लाभ। सड़क कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए प्लान बी पर हो रहा है काम। और उत्तराखंड में अंतिम दौर में 4 धाम यात्रा। 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। अब शीतकालीन तीर्थ यात्रा पर सरकार का फोकस। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के 5वें सैन्य धाम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पीएम मोदी सैन्य धाम का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये सैन्य धाम प्रदेश के शहीद सैनिक और उनके परिवारों को समर्पित रहेगा। चारों धामों की तरह ही लोग यहाँ भी आएंगे और उनकी जनभावना इस सैन्य धाम से जुड़ सकेगी। इंतजार हमारा खत्म हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और पुष्कर सिंह धामी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसको पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, बनकर तैयार हो गया है। और आगामी 9 तारीख को हमारा राज्य 25 साल पूरे कर रहा है। हमारे राज्य की रजत जयंती है और इस जयंती पर वो सैन्य धाम यहाँ की वीर नारियों को, वीर माताओं को, वीरांगनाओं को, यहाँ की जनता को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा समर्पित किया जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस सोच के साथ हमारी सरकार ने इसको बनाया है, सरकार लोग बद्री, केदार, गंगोत्री, जमुनोत्री देखने जाते हैं, इन धामों में जाकर नमन करते हैं। इस 5वें धाम को देखने भी लोग अवश्य आएंगे। इस भावना के साथ हमने शुरू किया। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर दूसरी बार प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इस सम्मेलन में उत्तराखंड की 25 सालों की यात्रा पर प्रवासी उत्तराखंडी अपने नजरिए को सामने रखने वाले हैं। लेकिन इस सम्मेलन को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती पर प्रवासी उत्तराखंडियों का बड़ा संगम आयोजित होने जा रहा है। दूसरा प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन प्रवासियों को उनके प्रदेश से जोड़ने और राज्य के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस 1 दिवसीय सम्मेलन में प्रवासी उत्तराखंडी राज्य की 25 साल की यात्रा पर अपनी राय रखेंगे और भविष्य की दिशा तय करने के लिए सुझाव देंगे। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार द्वारा किए जा रहे सम्मेलन पर सवाल खड़े किए हैं कि सिर्फ सुझाव लेना ही जरूरी नहीं, बल्कि उसको समय रहते धरातल पर उतारना भी जरूरी है। उत्तराखंड के अंदर प्रवासी सम्मेलन करने जा रही है। अच्छी बात है, प्रवासी सम्मेलन करें। आपने पहले भी इन्वेस्टर समिट किया था, कई लाख करोड़ रुपए आपने इन्वेस्टर की आओ भगत में आपने खर्च कर दिए, लेकिन आप ये नहीं बता पाए उत्तराखंड के अंदर कितने इन्वेस्टर यहाँ पर उत्तराखंड में आए और कितनों ने यहाँ पर रोजगार स्थापित किए और कितने लोगों को रोजगार आपने दिया। प्रवासी जो आप यहाँ पे अभी सम्मेलन करने जा रहे हैं, उनकी राय आप लेंगे। उत्तराखंड का जो लोग हैं, जो यहाँ के ज्ञाता हैं, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति से जो लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं, उनसे आप सलाह मशवरा नहीं लेंगे। सलाह आप लें, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। प्रदेश में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन शुरू होने से पहले ही पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। जहां एक और कांग्रेस ने सुझावों को समय रहते धरातल पर न उतारने का सरकार पर आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी कांग्रेस के सवालों का जवाब देने से पीछे नहीं हटी। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि देश और विदेशों में रहने वाले उत्तराखंड प्रवासी की भूमिका भी उत्तराखंड के विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है, जिसके लिए दूसरी बार इस सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। लेकिन कांग्रेस को ये रास नहीं आ रहा।
वहीं जो हमारे प्रवासी लोग हैं, जिनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका राज्य के विकास के लिए हो सकती है, उनके भी सुझाव होंगे, उनके विचार होंगे, उनको इसमें आमंत्रित किया गया है और इसमें एक मंथन भी किया जाएगा राज्य के विकास को लेकर के। इसलिए प्रवासी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को अगर इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं कि प्रवासी लोगों की ज़रूरत नहीं है और यहाँ के लोगों को सुझाव मिले, मुझे लगता है जो प्रवासी उत्तराखंड राज्य से बाहर रहते हैं वो भी हमारे उत्तराखंड के ही हैं, उनकी भूमिका भी बहुत अच्छी हमारे राज्य के विकास के लिए हो सकती है। इसलिए उनका सहयोग और उनके विचार, इनके सुझाव इसमें शामिल किए जाएंगे। लेकिन कांग्रेस की ये नकारात्मकता कहीं न कहीं बहुत ही नकारात्मक बात कह रहे हैं। वहीं राज्य आंदोलनकारियों ने धामी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उत्तराखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जिस प्रकार से अपने समाचार पत्रों में पढ़ा कि प्रवासियों को लेकर सम्मेलन किया जा रहा है रजत जयंती के अवसर पर, निश्चित रूप में कोई भी कदम इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में होगा, हम उसका स्वागत करते हैं। मेरा एक सवाल ये है और एक मैं सलाह भी देना चाहता था कि क्या सरकार या माननीय मुख्यमंत्री को या शासन को उन लोगों से संपर्क नहीं करना चाहिए था, उनका बैठक या उनका सम्मेलन या उनका सुझाव नहीं लेना चाहिए था जिन लोगों ने इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में अपना त्याग, तपस्या और बलिदान किया था। उत्तराखंड में प्रवासियों को एक मंच पर लाने और उन्हें अपनी मातृभूमि से सक्रियता से जोड़ने और राज्य के विकास में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिससे उत्तराखंड में नए विकास मॉडल यानी नए रोड मैप की तस्वीर दिखाई दे। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस ने महज इसे सिर्फ दिखावा करार दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा ब्राह्मण समाज को नेतृत्व देने वाले बयान पर अब सियासत गरमाती नजर आ रही है। बीजेपी विधायक खजानदास ने कहा है कि हरीश रावत के बयानों में हमेशा विरोधाभास रहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब विजय बोगना मुख्यमंत्री थे तब हरीश रावत ने उन्हें हटाने की साजिश रची और खुद गद्दी संभाली। इतना ही नहीं, उस दौरान ब्राह्मण समाज से आने वाले सुबोध उनियाल को भी मंत्री बनने नहीं दिया गया। खजानदास ने कहा कि आज ब्राह्मण समाज की चिंता जताना केवल एक राजनीतिक छलावा है। हरीश रावत जी कब क्या बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि ब्राह्मणों को नेतृत्व होना चाहिए, ब्राह्मण समाज को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ठीक बात है। परंतु मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगा, बड़ी विनम्रता से कहना चाहूँगा कि जब माननीय विजय बोगना जी उत्तराखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो तब तक उन्होंने चैन की सांस नहीं ली जब तक उन्होंने उखाड़ करके फेंका नहीं, स्वयं गद्दी पर नहीं बैठे हैं। और जब स्वयं गद्दी पे बैठे तो सुबोध उनियाल जी जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, वो एक उस समय अच्छे लीडर हैं और उस समय मंत्री पद की उनकी एक चॉइस थी और वो होने भी जा रहा था कि मंत्री बनने वाले हैं, किंतु हरीश राव जी ने नहीं चाहा और सुबोध जी को किनारा कर दिया। तो अब ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये तो एक छल है। उत्तराखंड में अग्निवीर योजना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी काफी तेज हो चली है। बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस इस योजना पर बिना वजह हो हल्ला मचा रही है। युवाओं की भावनाओं को समझने की बजाय कांग्रेस जो है इस पर लगातार सियासत करती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना देशभक्ति से जुड़ी पहल है जिसमें युवा लगातार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन कांग्रेस केवल राजनीतिक लाभ के लिए बयानबाजी कर रही है। देखिए, अग्निवीर को लेकर के कांग्रेस जिस तरीके से हो हल्ला मचा रही है और काफ़ी समय से मचा रही है, ना ही तो वो हमारे देश के युवाओं की भावनाओं को समझ पा रही है, ना ही वो युवाओं की भावनाओं के अनुरूप कार्य कर पा रही है। मुझे लगता है कि सरकार के ऊपर आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को देख लेना चाहिए कि अग्निवीर से हमारे जो युवा हैं वो कितना बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। और क्योंकि ये देशभक्ति है और देशभक्ति में हमारा युवा हमेशा देश के लिए आगे खड़ा होता है। अग्निवीर योजना एक ऐसी योजना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को मौका भी मिलता है और 4 साल के बाद जब वो वहाँ से वापस आता है उसको हमारी जो नौकरियां हैं उनमें आरक्षण भी मिलता है और कहीं ना कहीं वहीं पर जहाँ उनकी पोस्टिंग होती है उनको परमानेंट भी किया जाता है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही है। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक तरफ बीजेपी की तैयारी जोरों पर चल रही है, प्रदेश प्रवक्ताओं की लिस्ट भी जारी की जा चुकी है, तो वहीं कांग्रेस अभी तक बिना कार्यकारिणी के ही चल रही है। संगठन सृजन अभियान तो शुरू किया मगर अभी तक ना तो जिला अध्यक्ष की घोषणा की गई और ना ही कार्यकारिणी का कुछ अता पता है। रिपोर्ट देखिए।
उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों की तैयारियां तेज हो चुकी है। बीजेपी ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी का गठन पूरा हो चुका है। नेताओं को दायित्व दे दिए गए हैं और अब सर्वे के आधार पर पार्टी अपनी आंतरिक स्थिति जानने का प्रयास कर रही है ताकि कमजोर जगहों पर मजबूती लाई जा सके। लेकिन राज्य में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस बीजेपी से संगठन के मामले में बहुत पीछे चल रही है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की घोषणा को लेकर पार्टी में लंबे समय से चर्चा चल रही है। आधिकारिक रूप से नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा तक नहीं हुई है। मौजूदा स्थिति के मुताबिक करण महरा उत्तराखंड कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है। उनकी नियुक्ति तो हुई, लेकिन पूर्ण कार्यकारिणी जिसमें उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव पद की घोषणा बाकी है। कांग्रेस कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों को लेकर सफाई पेश कर रही है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि 2027 के लिए कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है। संगठन सर्जन कार्यक्रम के बाद जो हमारी कार्यकारिणी बनने का जो सिलसिला चला है, जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां होंगी। उसके बाद जो हमारा संगठन का विस्तार है उस पर भी हमारे पार्टी हाईकमान में चर्चा चल रही है। मैं समझता हूं बहुत जल्दी भी हमारे प्रदेश की कार्यकारिणी आप लोगों के सामने होगी। वहीं बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कांग्रेस को डाउनफॉल वाली पार्टी बता दिया है। बीजेपी विधायक खजान दास का कहना है कि कांग्रेस बीजेपी की नकल करना चाहती है, लेकिन कर नहीं पाती। मुझे लगता है कि कांग्रेस अधिकतर जिस तरह से उछाल मारती है वो फिर डाउन हो जाती है। अभी इन्होंने कहा था कि हम तत्काल जो है अपने जिला अध्यक्षों की घोषणा करने वाले हैं और इनके 27 जिले हैं तो 27 जिलों की तुरंत घोषणा करने वाली, परंतु इनका ब्रेक लग गया है। मुझे लगता है कि नकल भारतीय जनता पार्टी की करती है, परंतु न नकल न असल, और इस तरह से कांग्रेस का रवैया रहा है। 2027 में विधानसभा चुनाव की रणनीति के तहत बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। वहीं कांग्रेस अभी तक कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी नहीं कर पाई। कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने हाल ही में कार्यकर्ताओं से संवाद किया, जो मजबूती के लिए सकारात्मक संकेत है। यदि घोषणा होती है तो इसमें युवा, महिला और जमीनी नेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जो 2027 में कांग्रेस को मजबूती दे सकती है। केंद्रीय मानकों के चलते उत्तराखंड के करीब 6000 गांव प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से बाहर हो गए। ऐसे में सरकार अब इन गांवों को सड़क कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए प्लान बी पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत केंद्र सरकार ने ये प्रावधान किया है कि केवल उन्हीं गांवों को इस योजना में शामिल किया जाएगा जिनकी आबादी 250 लोगों से अधिक है। ग्राम्य विकास सचिव धीराज गर्ब्याल ने बताया कि इन पावर कमेटी की बैठक में राज्य की 11 जिलों की 184 सड़कों पर चर्चा की गई, जिनकी डीपीआर कॉस्ट 184 करोड़ रुपए से अधिक है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार हर गांव को सड़क कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए योजनाओं पर काम कर रही है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत अभी तक ये व्यवस्था है कि जो 250 की आबादी से अधिक वाले जो ऐसे गांव हैं उनको अभी आच्छादित कर रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का प्रोग्राम आपका हो चुका है, तो फोर्थ वाले उसमें अभी आज ही हमारी भारत सरकार के साथ एम्पावर कमेटी की उनकी मीटिंग हुई है, जिसमें भारत सरकार के सचिव महोदय ने उसकी अध्यक्षता की है। तो 184 सड़कें ऐसी हैं जो जिसकी कॉस्ट लगभग 1700 करोड़ के करीब है। तो उसकी आज इसी संपन्न हुई है। तो ऐसा नहीं है, जिस हिसाब से ज़रूरत है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से हम लोग सड़कों को ले रहे हैं। तो ये मान के चलें कि जो 184 सड़कें हैं पूरे उत्तराखंड के खासकर 11 डिस्ट्रिक्टों की, तो उसकी आज इसी हो गई है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अब अंतिम दौर में है। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद अब 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। तब तक तीर्थ यात्रियों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने बताया कि मानसून सीजन के दौरान विषम परिस्थितियों के बावजूद श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 लाख पहुंच गया है। वहीं इस साल सरकार का प्रयास शीतकालीन तीर्थ यात्रा को बढ़ावा देना है, इसलिए शीतकालीन यात्रा के लिए सरकार जोरों शोरों पर अपनी तैयारी कर रही है। देखिए, इस बार की जो यात्रा रही, अगर आप ओवरऑल वैसे देखें तो लगभग 50 लाख का आंकड़ा तक श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं। यद्यपि बीच में मानसून सत्र में या जो मानसून का हमारा इस बार का सीजन रहा, वो लगातार बारिश रही और भारी बारिश रही, जिसकी वजह से कई जगह एक तो आपदाएँ भी आईं, दूसरे सड़कें भी बाधित हुईं और
मौसम ख़राब होने की वजह से हेलीकॉप्टर सर्विस भी अच्छे से नहीं चल पाई। तो बीच में यात्रा बाधित रही, तथापि यात्रा की शुरुआत में व्यवस्था अच्छी की गई थी और बारिश ख़त्म होने के बाद भी जो सड़कें थीं उनका मरम्मत करने का, पुलों को मरम्मत करने का, उनको बनाने का काम तेज़ी से किया गया। तो प्रथम चरण में और द्वितीय चरण में यात्री अच्छे आए और 50 लाख का आंकड़ा पहुँचा। उत्तराखंड सरकार की तरफ से सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए लगातार युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य जारी है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे ने बताया है कि प्रदेश के मुख्य मार्गों को गड्ढा मुक्त करने का 98% काम पूरा हो चुका है और बचा हुआ कार्य अगले 1 से 2 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। यह अभियान विशेष रूप से मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत के लिए चलाया गया है और 31 अक्टूबर से पहले प्रदेश के सभी मुख्य मार्गों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। मैं बताना चाहूँगा कि प्रदेश में जो हम लोग गड्ढा मुक्त अभियान चला रहे थे उसमें 98% हम लोग कवर कर चुके हैं और जो हमारा लक्ष्य 31 अक्टूबर तक का है, लेकिन अभी कल तक का जो डेटा है उसके हिसाब से 98% हम कर चुके हैं और 2 दिन के आगे जो है संडे तक हम 100% कर लेंगे इसको। BRO का थोड़ा काम पीछे चल रहा है और NHAI का कुछ पोर्शन बचा हुआ है अभी। BRO का मेनली काम उत्तरकाशी ज़िले में है और NHAI का काम जो है हरिद्वार ज़िले में है, जो थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है। तो उनको भी मैंने कहा है कि वो भी कंप्लीट करें, क्योंकि शासन से जब उच्च स्तर से एक निर्देश दिए गए हैं तो उसको हम लोग को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी में आता है। NH में थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, उनको भी टारगेट दिया गया कि 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर लें उसको, जो PWD के पास जो NH वाला पोर्शन है। बाकी सारे डिविजन्स 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। मैक्सिमम लोगों ने 100% कर लिया है। इसके अलावा ये बात आती है, कुछ ग्रामीण सड़कों की बात भी आती है, तो उसमें सारे DMs को मैंने ये कहा था कि अगर उनको लगता है कि कोई ऐसी रोड है जो इम्पॉर्टेंट है, जिस पे ट्रैफिक है, जिसको रिपेयर किया जाना चाहिए प्राथमिकता के आधार पे, तो वो भी हम लोग करेंगे। वहीं प्रदेश में 2 नवंबर को आदि कैलाश क्षेत्र में हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन आयोजित होने जा रही है। ऐसे में प्रशासन ने आदि कैलाश जाने वाले पर्यटकों के लिए परमिट जारी करना फिलहाल बंद कर दिया है। ये कदम धावकों को सुरक्षित और शांत वातावरण मुहैया कराने के लिए उठाया गया है। पर्यटन विभाग के अनुसार इस अल्ट्रा मैराथन में देश भर से लगभग 1000 धावक हिस्सा लेंगे। पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने बताया कि उत्तराखंड इस साल अपनी रजत जयंती मनाने जा रहा है और हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन को मुख्य इवेंट के रूप में आयोजित किया गया है। अभी परमिट हमने उन लोगों के लिए बंद किए हैं जो जितने प्रतिभागी हैं और उनके रिश्तेदार हैं उनसे अलग लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड संख्या में होम स्टेज वहाँ पे उपलब्ध हैं। तो इसलिए उस चीज़ को कि कहीं केओस ना हो। पहली बार देखिए कोई भी गवर्नमेंट पूरे इंडिया में पहली बार इस अल्ट्रा मैराथन को ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो उत्तराखंड ये पहला स्टेट है। और वैसे भी 25 सालों में चूँकि हमारी रजत जयंती समारोह भी हम लोग इसको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से ये मेन इवेंट इसको रखा गया है। नहाय खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत हो गई है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पावन पर्व को पूरे उत्साह और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। हरिद्वार के महामंडलेश्वर स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती ने बताया कि छठ पूजा सूर्य भगवान की उपासना है और सृष्टि बिना सूर्य के नहीं चलती। प्राचीन और वैदिक काल से सूर्य उपासना की परंपरा रही है। तो सूर्य उपासना की परंपरा प्राचीन काल से है। छठी तिथि आती है, षष्ठी जिसको कहा जाता है। तो भारत में परंपरा है कि जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभुतः प्रकट सदा तहि रीति। जिसके हृदय में जिस भाव से भावना करेंगे उसी रूप में प्रभु दर्शन देते हैं। तो सूर्य भगवान को मैया के रूप में लोगों ने माना, बिहार तक के सिमट गया तक। लेकिन आज न केवल उत्तराखंड और न केवल भारत के अन्य राज्यों में, मुंबई या महाराष्ट्र जहाँ भी हो, अमेरिका, इंग्लैंड में भी सभी जगह लोग छठ मना रहे हैं। ये ऐसा विशेष पर्व है जिसमें कठिन लगभग 48 घंटे बिना पानी पिए महिलाएं और पुरुष भी करते हैं। रुद्रपुर में भी छठ पूजा को लेकर नगर निगम की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। महापौर विकास शर्मा ने शहर के प्रमुख छठ घाटों का स्थल निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सभी कर्मचारियों को छठ पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि घाटों पर साफ सफाई, बिजली व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति समेत सुरक्षा के तमाम इंतजाम पूरे होने चाहिए। अभी हमारा छठ का महापर्व आने वाला है। इसको लेके आज हमने रुद्रपुर नगर निगम क्षेत्र के अंदर में जितने भी छठ घाट हैं
उन सब का हमने आज हमारी नगर आयुक्त श्रीमती शिप्रा जोशी जी, हमारे एक्शन साहब श्री डांगी जी, हमारे एई बसेड़ा जी और जेई सुरेश जी और हमारे शिखर ओझा जी, पूरी टीम के साथ और हमारे सारे पार्षदगणों के साथ हमने सारे छठ घाटों का विजिट किया है। और सभी छठ घाटों की साफ़ सफाई की व्यवस्था नगर निगम करेगा, वहाँ लाइट की व्यवस्था करेगा, चूने की व्यवस्था करेगा। आज हम लोगों ने इसका में कई छठ घाटों का निरीक्षण किया है नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत। तो इसमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये हम लोग छठ पूजा तक का उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। और बाकी जैसे मेयर साहब ने बताया है कि कुछ ऐसे कई काम हैं जो जिनमें थोड़ा समय लगेगा, तो वो हम छठ घाट के बाद सभी घाटों पर कराए जाने का कार्य हमारे द्वारा किया जाएगा। रुड़की की मंगलोर कोतवाली में थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कई गांवों के लोगों ने पहुंचकर अपनी शिकायतें दर्ज कराई, जिनमें से कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण हुआ। मंगलोर सीओ विवेक कुमार ने बताया कि थाना दिवस से लोगों को काफी राहत मिल रही है। 25 अक्टूबर 2025 को थाना मंगलोर परिसर में थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 12 के करीब 1 दर्जन से ज़्यादा जो कंप्लेनेंट है वो मौके पर आए। उनमें से 2 में तो तत्काल ही जो उसमें FIR पंजीकृत करने के लिए और बाकी मामलों में जो जांच है उसके लिए बताया गया है। और हमेशा की तरह पहले भी मैं कहूँगा कि थाना दिवस जो प्रोग्राम है उसका उद्देश्य ये है कि जो जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो एक साथ वहाँ पर मौजूद रहें। सभी चौकी इंचार्ज, SSI, SHO, जो सुनवाई है वो उस तरह की हो कि वो मौके पे ही ज़्यादातर का निस्तारण किया जा सके। इसके साथ ही मंगलोर कोतवाली क्षेत्र में पनियाला गांव के पास हाईवे पर तेज रफ्तार कंटेनर ने एक ट्रैक्टर बोगी को टक्कर मारी और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। मौके पर पहुंचे पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कहाँ का मामला है, क्या हुआ है? हाईवे का क्या हुआ? एक्सीडेंट, गाड़ी वाले ने पीछे से ट्रैक्टर वाले का टक्कर मारी। अच्छा, कोई मरा भी? हाँ जी। कौन? भगवानपुर गए वो ट्रैक्टर वाले। अच्छा, तो मौत हुई? एक मर गया, एक दूसरा घायल है। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड में बने 5वें सैन्य धाम का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर देहरादून में होगा भव्य समारोह। शहीद सैनिक और उनके परिवारों को समर्पित रहेगा सैन्य धाम। 5 नवंबर को होने वाले प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में होगा राज्य की 25 साल की यात्रा पर मंथन। कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा धरातल पर भी उतारे जाए प्रवासियों के सुझाव। पीएम ग्रामीण सड़क योजना से बाहर हुए उत्तराखंड के 6000 गांव। केंद्रीय मानकों के चलते नहीं मिला योजना का लाभ। सड़क कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए प्लान बी पर हो रहा है काम। और उत्तराखंड में अंतिम दौर में 4 धाम यात्रा। 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। अब शीतकालीन तीर्थ यात्रा पर सरकार का फोकस।